स्वागत है आप सभी का जियोपोल आईएएस में। तो लक्ष्मीकांत की जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं पॉलिटी में, इसमें आज हम लोगों का चैप्टर है संविधान संशोधन। इसके पहले के सारे चैप्टर हम पहले कर चुके हैं। अब हमको ये देखना है कि संविधान संशोधन का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोसेस रखा गया है। तो इसको शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज हम ये जाने कि वो संविधान जिसको सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कहा जाता है, जिसका इतना सम्मान होता है, उसमें परिवर्तन की या संशोधन की जरूरत ही क्यों पड़ती है? अगर ये एक इतना पवित्र दस्तावेज है तो उसमें संशोधन की शक्ति क्यों किसी संस्था को दी जानी चाहिए? क्यों वही संविधान जो हर ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था करता है, लेजिस्लेचर और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, वही संविधान अपने में ही संशोधन की शक्तियों को देने की बात करता है? ये भी समझना जरूरी है। तो इससे रिलेटेड हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू का एक स्टेटमेंट है, ये अगर आप याद रखेंगे तो इस चीज को साबित कर पाएंगे कि क्यों संविधान में संशोधन की व्यवस्था होनी जरूरी है। तो पंडित नेहरू ने कहा था कि संविधान को, लिखते भी जाइए आप लोग, संविधान को इतना कठोर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि वो आने वाले समय की जरूरतों के हिसाब से बदला न जा सके। इसका मतलब कि अगर जो है परिस्थितियां बदल रही हैं तो हमारे संविधान में भी बदलाव के ऑप्शन होने चाहिए। हमेशा संविधान में क्रांति से ही परिवर्तन हो, जरूरी नहीं होता है। संविधान में परिवर्तन की व्यवस्था इसलिए रखी जाती है कि समय बदलने के साथ साथ जो चीज हमको बहुत बेहतर लग रही है हमने अपने संविधान में शामिल किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ऐड किया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि समय बदले तो ऐसा महसूस हो कि कुछ ऐसा इस कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हो गया है जो इसमें नहीं होना चाहिए, वो हमारे ही समाज की, हमारे ही देश की प्रगति में बाधक बन जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई सिस्टम हमने नहीं बनाया है संविधान में बदलाव का तो समस्या उत्पन्न होगी। इसीलिए हमारा देश कैसा देश है? हमारे संविधान ने परिसंघीय व्यवस्था की है, जिसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। और फेडरल सिस्टम के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं सारे के सारे रिजिड माने जाते हैं, यानी कि इसमें परिवर्तन का जो सिस्टम होता है, परिवर्तन करने की प्रक्रिया कठिन होती है। लेकिन सारे संविधान में, सारे तरह के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रक्रिया दी जरूर जाती है। जैसे अंबेडकर जी से जब कहा गया कि जो प्रोसेस हमारे सिस्टम, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया गया है संविधान को संशोधन करने के लिए, अमेंड करने के लिए, वो बहुत कठोर है। तो अंबेडकर जी ने इस बात को कहा था कि अगर कोई मांग बहुत विशाल रूप धारण कर लेती है संशोधन की, तो उसके लिए करना क्या है? लोगों द्वारा चुनी गई संसद में केवल 2/3 बहुमत की ही तो जरूरत है। और अगर लोगों द्वारा चुनी हुई संसद में किसी मांग के पक्ष में इतना भी बहुमत इकट्ठा नहीं हो पाता है, 2/3, जिसको विशेष बहुमत कहते हैं, तो इसका मतलब है कि जनमत जो है उस मांग के साथ नहीं है। और जब जनमत साथ में होगा तब हमने परिवर्तन की व्यवस्था कर दी, ये बहुत पर्याप्त है, ये बहुत कठोर नहीं है। लेकिन जितना एक परिसंघीय सिस्टम, फेडरल सिस्टम में होना चाहिए, उतनी कठोरता भी इसमें दी गई है। संविधान में परिवर्तन हमारे यहाँ इंग्लैंड की तरह नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम नहीं है, हमारे यहाँ सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने का थोड़ा सा कठिन प्रोसेस हमारे यहाँ अपनाने की कोशिश की गई है। अमेरिका की तरह बहुत कठिन नहीं है, लेकिन अपने आप में एक जो है रिजिड सिस्टम ही बनाने की कोशिश हमारे यहाँ की गई है। अब इसमें क्या क्या सिस्टम है, देखिए प्रक्रिया क्या है इसकी।
यानी अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है उसको दो भागों में बांट के हम समझ सकते हैं। इसका पहला पार्ट क्या है? संविधान के कुछ भाग कुछ भागों में संसद साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकती है। यानी कि कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसमें अगर हमारी पार्लियामेंट ने परिवर्तन किया तो उसको संविधान संशोधन माना ही नहीं जाता है। ये प्रावधान कहाँ है? जैसे आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 169, इस तरह के जो आर्टिकल हैं इसमें अगर कोई परिवर्तन होता है तो इसको संविधान संशोधन समझा ही नहीं जाता। यानी जैसे संसद हमारी कानून बनाती है उसी तरह से उस पार्ट में भी संशोधन कर सकती है। जैसे किसी राज्य का नाम बदलना है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है, इससे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज तो होगा लेकिन इस चेंज को संविधान संशोधन या अमेंडमेंट नहीं माना जाता है। तो कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसमें साधारण बहुमत से सामान्य प्रक्रिया से ही संशोधन हो सकता है। बाकी सारे जो प्रावधान हैं उसमें परिवर्तन करने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोसेस दी गई है। जैसे दूसरा तरीका क्या है संविधान में? ये है अनुच्छेद अन्य सभी भागों में संशोधन अनुच्छेद 368 368 में दिए गई प्रक्रिया से हो सकता है। अभी यहाँ पे सुन, दोनों चीजें क्लियर हो गई। कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसमें परिवर्तन को संशोधन माना ही नहीं जाता है, बाकी सारे पार्ट में संशोधन कैसे होगा ये दिया हुआ है आर्टिकल 368 में। और जो भी चीजें इसमें दी हुई हैं, जो भी प्रक्रिया है वो विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। यानी जो भी प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 2/3 बहुमत और पूरे सदन के बहुमत से वो पास होना चाहिए और लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग पास होना चाहिए। क्लियर? ये प्रोसेस दी हुई है आर्टिकल 368 में। लेकिन इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग हिस्सों के बारे में दो व्यवस्था है। 368 से संसद में विशेष प्रक्रिया से बिल पास होना चाहिए, संविधान संशोधन विधेयक, लेकिन परंतु यदि संशोधन परिसंघीय व्यवस्था परिवर्तन के लिए है तो कम से कम आधे राज्यों का भी समर्थन चाहिए, राज्यों का भी समर्थन चाहिए। पूरी प्रोसेस मोटा मोटा यही है। संविधान में कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसमें साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, जिसके लिए किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। कुछ पार्ट ऐसे हैं, बाकी सारे पार्ट हैं वो आर्टिकल 368 के तहत संशोधित किए जाएंगे। यहां पर संसद में विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। इसमें भी अगर जिस पार्ट में हम संशोधन कर रहे हैं वो पार्ट जो है परिसंघीय व्यवस्था से रिलेटेड है तो कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी इसके लिए जरूरी होगा। ये है पूरी प्रोसेस हमारे संविधान संशोधन की प्रक्रिया की। ठीक है, तो अब आप लोग हेडिंग लिखिए डिटेल में इस प्रोसेस को समझने के लिए। ठीक है, तो लिखिए पहली चीज, फर्स्ट जो आपको याद रखना है वो क्या है? पहला, ध्यान से एक एक पॉइंट को ठीक से जो है याद करिए और उसके हिसाब से लिखने की कोशिश करिए। संविधान संशोधन
संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत करके किया जा सकता है। यानी कि हमारे संविधान में संशोधन के लिए ये जरूरी नहीं है कि विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में ही आएगा या राज्यसभा में ही आएगा। दोनों सदनों में से किसी सदन में हम विधेयक पेश करेंगे, संविधान संशोधन विधेयक, और संविधान संशोधन विधेयक पे चर्चा शुरू हो जाएगी। क्लियर है? इसके बाद दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत, विशेष बहुमत का यहाँ पे क्या मतलब है? 50% प्लस 1 सदन की कुल सदस्य संख्या का तथा 2/3 उपस्थित और मत देने वालों, दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से ये विधेयक पारित होना चाहिए, पारित होना चाहिए। यानी कि इसमें ज्वाइंट सिटिंग जैसी कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। क्लियर हो रहा है इतनी बात? इसके बाद दोनों सदनों से पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद एक और चीज लिखी हुई है, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देगा। इसका मतलब है, यहां पर ब्रैकेट में स्पेशल उसके साथ लिख लीजिए कि वीटो पावर राष्ट्रपति के पास नहीं है। पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये था, लेकिन ये वीटो पावर 42वें संशोधन से छीन ली गई थी, 42वें संशोधन से। क्लियर हो रहा है इतनी बात? दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होगा, फिर इसके बाद ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, और राष्ट्रपति के पास जब भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति इस पे अनुमति देने के लिए बाध्य है। एक परंतु और है, परंतु यदि संविधान संशोधन विधेयक निम्न प्रावधानों में परिवर्तन करने के लिए लाया गया है, तो राष्ट्रपति के पास
के पास भेजने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन भी आवश्यक होगा। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं, उसमें अगर संशोधन संविधान संशोधन विधेयक में किया जा रहा है तो राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजने से पहले उनको राज्य विधानमंडलों के पास भेजना पड़ेगा, और जब तक कम से कम आधे राज्य जो है उस पर अनुमति नहीं दे देंगे तब तक राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा वो। और ये विषय हैं, ये विषय कौन कौन से हैं? पहला, एक एक करके बिल्कुल याद कर लीजिए, ये परिसंघीय व्यवस्था से जुड़े हुए सारे सब्जेक्ट हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, पहला क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी परिवर्तन अगर किया जा रहा है इस संविधान संशोधन में, तो उसको आधे राज्यों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद दूसरा है संघ एवं राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी कि संघ और राज्य जिन सब्जेक्ट्स पर अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हैं, अगर उसमें कोई परिवर्तन किया जा रहा है तो आधे राज्यों के अनुसमर्थन की जरूरत इसमें भी पड़ेगी। ठीक है। तीसरा है, तीसरे को ध्यान दीजिए, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की शक्तियों पर प्रभाव डालने वाले विषय, यानी ऐसा कोई संशोधन हो, प्रभाव डालने वाले संशोधन, यानी ऐसा कोई संशोधन हो जिससे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियों पर किसी भी तरह से कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो, तो वो भी जो है राज्यों के अनुसमर्थन के लिए जाएगा। चौथा है सातवीं ये भी क्लियर नहीं दिख रहा, सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में आप लोगों को पता है कि संघ सूची, राज्य सूची और मतलब समवर्ती सूची है। इसी के द्वारा जो है विधायी विषयों का वितरण किया गया। तो अगर सातवीं अनुसूची में कोई भी चेंज करने जा रहे हैं तो उसमें राज्यों के अनुसमर्थन की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगला कौन सा मुद्दा है? फिफ्थ, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में किस राज्य को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा, इसके बारे में अगर कोई संशोधन है तो राज्यों के अनुसमर्थन की जरूरत यहां पर भी पड़ने वाली है। ठीक है। और छठा है अनुच्छेद 368 में। अगर अनुच्छेद 368 में ही कोई परिवर्तन किया जाना है तब भी राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर हो रही इतनी बात? तो प्रोसेस आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि कुछ पार्ट ऐसे हैं, 10% हिस्सा ऐसा है हमारे संविधान का जिसमें परिवर्तन करने को संविधान संशोधन समझा ही नहीं जाता है, यानी हमारी संसद उसमें
सिंपल मेजॉरिटी से जैसे वो कानून बनाती है संशोधन कर सकती है। बाकी सारे पार्ट में संशोधन जो है आर्टिकल 368 के तहत होता है। इसमें भी सिर्फ दो तरह का भेद है। पहला भेद ये है कि जो परिसंघीय व्यवस्था से संबंधित प्रावधान नहीं है, उनको संसद अकेले ही विशेष बहुमत से बिल पास करके और कर सकती है। जो परिसंघीय व्यवस्था से रिलेटेड क्लॉज हैं, जो हमने आपको बताया, राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की शक्तियों पर प्रभाव डालने वाले संशोधन, 7वीं अनुसूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, अनुच्छेद 368 में, इसमें अगर परिवर्तन करना है तो कम से कम आधे राज्यों का रेक्टिफिकेशन इसके लिए चाहिए। अगर आधे राज्य इससे सहमत होंगे तभी ये जो है राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, और राष्ट्रपति के पास जब संविधान संशोधन विधेयक जाएगा तो वो अपनी अनुमति जरूर देंगे, यानी राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयक के बारे में किसी भी प्रकार का वीटो नहीं है, वो उसको पुनर्विचार के लिए भी वापस नहीं भेज सकते हैं। क्लियर हो गया? तो अगली चीज लिखिए, संशोधन प्रक्रिया की विशिष्टता। विशिष्टता कि आखिर भारत की जो संशोधन की प्रक्रिया है, इसकी क्या विशेषताएं हैं जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, कैसे पूछा जाता है। तो इसको लेके जो पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है, बिल्कुल फर्स्ट हेडिंग, पहली चीज, पहला पॉइंट बिल्कुल याद करके लिखिए, अलग से संशोधन के लिए कोई निकाय नहीं है। संशोधन की सारी शक्ति संसद में है, यानी हमारी संसद ही संशोधन कर सकती है। हमारे यहाँ जनमत संग्रह, नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। संविधान में संशोधन करने के लिए अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारी संसद को दिया गया है, संसद ही ये काम कर सकती है। दूसरा है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल संशोधन का प्रस्ताव नहीं रख सकते। यानी कि हमारे यहाँ संशोधन करने का सिर्फ एक तरीका है कि संशोधन का विधेयक संसद के किसी न किसी सदन में आए, राज्यसभा में या लोकसभा में, किसी राज्य विधानमंडल को अपने एक्सेप्ट करने की, संविधान संशोधन का कोई प्रस्ताव प्रारंभ करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। सारा अधिकार किसके पास है? हमारी संसद के पास है। क्लियर है इतनी बात? दूसरा, तीसरी विशेषता के बारे में ध्यान दीजिए। तीसरी विशेषता है, संविधान संशोधन में के मामले में संयुक्त बैठक नहीं होगी। यानी ज्वाइंट सिटिंग जिसको बोलते हैं। सामान्य विधेयक है कोई, संविधान संशोधन बिल के अलावा कोई विधेयक है, राज्यसभा और लोकसभा में अगर मतभेद हो जाता है, सहमति नहीं बनती है, तो ज्वाइंट सिटिंग में उसका फैसला किया जा सकता है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में दोनों सदनों को अलग अलग ही पारित करना पड़ेगा, संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर अलग अलग पास नहीं हुआ, लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में वो विशेष बहुमत से नहीं पारित हो पाया, तो वो संशोधन हमारे संविधान में नहीं हो सकता है। क्लियर है इतनी बात? अगला पॉइंट देखिए, अगली चीज जो इससे रिलेटेड है वो है कि संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की
पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। जैसे बहुत सारे ऐसे बिल हैं जिनको पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत पड़ती है, जैसे मनी बिल। जैसे राज्यों का पुनर्गठन करना है, किसी राज्य का नाम बदलना है, किसी राज्य का मैप बदलना है, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही विधेयक पेश किया जा सकता है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। और पांचवी और अंतिम चीज जो पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयक के लिए के संबंध में वीटो पावर नहीं है। यानी किसी भी प्रकार का वीटो राष्ट्रपति के पास नहीं है। संविधान संशोधन बिल उसके पास जाएगा तो उसको उस पर अनुमति देनी ही पड़ेगी, उसके पास कोई रास्ता नहीं। तो ये है संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया। लेकिन ये मुद्दा इतना आसान भी नहीं रहा है। जब हम अपने संविधान के कार्यक्रम को देखते हैं तो कुछ विवाद भी इसको लेके उत्पन्न हुए हैं। इनको भी समझना चाहिए कि हमारी संसद की संशोधन करने की कितनी शक्ति संविधान में, इसको लेके हमारे न्यायिक पालिका के विचारों में भी परिवर्तन आता रहा है समय के साथ। तो देखते हैं क्या है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। संसद की संशोधन की शक्ति, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। कैसे कैसे न्यायपालिका का विचार इसको लेके बदला है, इस पर हम जो है एक नजर डालेंगे और देखेंगे कि आज के समय में कितना अधिकार संसद के पास बचा है हमारे संविधान को संशोधित करने के लिए। ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो पहली चीज है उसको जानिए। पहला चीज कि 1967 तक, यानी कि गोलकनाथ गोलकनाथ के केस तक, यानी 1967 तक हमारे उच्चतम न्यायालय का मानना था कि संसद संविधान में अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार कोई भी परिवर्तन कर सकती है, कोई भी संशोधन कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस समय तक हमारी सुप्रीम कोर्ट ये मानती है कि संसद की संशोधन करने की शक्ति पर कोई सीमा नहीं है। नहीं है। ये जो है गोलकनाथ के केस के पहले का सिनेरियो था। गोलकनाथ का केस आया 1967 में। कौन सा केस है? गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के पास असीमित शक्ति नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात कही कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में
संशोधन नहीं कर सकती। यानी कि संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। और इसके लिए आश्रय किसका लिया? इसके लिए आश्रय लिया आर्टिकल 13 का। आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि संविधान के लागू होने से पहले और संविधान के लागू होने के बाद जो भी पहले से कानून चल रहे हैं वो अगर फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध हैं तो लागू नहीं होंगे, या फंडामेंटल राइट्स को कम कर रहे हैं तो जितना कम कर रहे हैं उस विरोध की मात्रा तक वो वाइड हो जाएंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगे, वो लागू नहीं होंगे। और संविधान के लागू होने के बाद संसद या स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा कानून बनाता है, हमारी कार्यपालिका कोई नियम बनाती है, कोई भी अध्यादेश जारी करती है, सारे जो भी फंडामेंटल राइट्स के जितना खिलाफ होगा, जितना भाग से उसका विरोध होगा, उतनी मात्रा में वो वाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? और इसमें लिखा हुआ है, विधि की परिभाषा भी दी हुई है कि किसको वो विधि मानेंगे। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि सारे एक्ट जो संसद पास करे, राज्य विधानमंडल पास करे, सारे अध्यादेश, नियम, विनियम, उपनियम सब के सब जो है विधि की परिभाषा में आएंगे। अब गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संशोधन करने की शक्ति है वो भी विधायी शक्ति ही है, संसद की विधायी शक्ति ही है। और जो संविधान संशोधन एक्ट बन रहा है वो भी एक एक्ट ही है। आर्टिकल 13 के तहत जो संविधान संशोधन एक्ट पारित करके मूल अधिकारों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। यानी कि पुराने अपने विचार को बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। अब इससे क्या होगा? संसद की शक्तियों पर प्रतिबंध लगेगा। संसद की शक्तियों पर प्रतिबंध लगेगा तो हमारी पार्लियामेंट भी कुछ न कुछ करेगी, हमारी सरकार भी इसको पलटने की कोशिश करेगी, और सरकार ने ऐसा किया ही। क्या परिवर्तन किया गया इसको देखते हैं। सरकार ने किया 24वां संविधान संशोधन। सरकार ने 24वां संविधान संशोधन किया 1971 में, और इस संशोधन से आर्टिकल 368 में पार्ट 3 जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 368 में पार्ट 3 इंसर्ट हुआ, और इस पार्ट में लिखा गया कि 368 के तहत पारित विधेयक आर्टिकल 13 के अंतर्गत विधि नहीं होगा। यानी कि 13 की मर्यादा से 368 के तहत जो संविधान संशोधन बिल है उसको जो है बाहर कर दिया गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके साथ ही साथ जो है हम लोगों ने ये किया, हमारी संसद ने, कि 368 को अलग कर दिया। ये कहा कि 368 के तहत जो संविधान संशोधन बिल है वो आर्टिकल 13 की परिभाषा में नहीं आएगा। अब इसके खिलाफ जो है फैसला हुआ, इसकी सुनवाई हुई केशवानंद भारती के केस में। वर्सेस केरल राज्य। इसका डिसीजन आया 24 अप्रैल 1973 को, और इसी चीजों पर विचार किया जाएगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को फिर से बदला, और क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया द्वारा संविधान के किसी भी भाग में मूल
अधिकारों सहित, ध्यान दीजिएगा, अब मूल अधिकारों को भी इससे बाहर कर रहे हैं। संसद अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया द्वारा संविधान के किसी भी भाग में मूल अधिकारों सहित कोई भी संशोधन कर सकती है। क्लियर है? इतनी चीजें कही और बड़ी खुशी की बात की, यानी संसद की शक्तियों को फिर से रिस्टोर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन इसके साथ एक परंतु भी लगा दिया। इसके बाद क्या कहा वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या कहा, परंतु संसद संविधान के आधारित लक्षणों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि मूल अधिकारों में तो संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब जो है बात थोड़ा सा और टेढ़ी हो गई। पूछा गया कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर या आधारिक लक्षण क्या है? आधारिक लक्षण क्या है? जिसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कुछ चीजें शामिल हैं, वो हम बता देते हैं, लेकिन ये लिस्ट जो है कंप्लीट नहीं है। आने वाले समय में और भी चीजें इसमें शामिल हो जा सकती हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर में जिन जिन चीजों को शामिल किया उसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे कहा कि संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। पंथ निरपेक्षता, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का संतुलन, संसदीय डीपीएसपी का संतुलन, संसदीय लोकतंत्र, न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू, इसी तरह की बहुत सारी चीजें बताई और कहा, लेकिन ये लिस्ट पूर्ण नहीं है, यानी आने वाले समय में और भी तत्व इसमें जोड़े जाएंगे। क्लियर हो रहा है? आने वाले समय में और भी तत्व जो है इसमें जोड़े जाएंगे। इसका मतलब है कि अब संविधान के संशोधन की जो संसद की शक्ति थी, इसके ऊपर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया जिससे संसद कोई भी संशोधन करेगी, अब वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है कि नहीं है, इसके आधार पर वो किसी भी संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर सकती थी। अब उस समय सरकार और पार्लियामेंट ने फिर इसके खिलाफ जो है कदम उठाए, और क्या कदम उठाया? 42वां संशोधन हुआ। 42वें संशोधन में और ज्यादा संसद ने संशोधन करके और स्पष्टता लाने की कोशिश की। और इसमें क्या किया? पहला चेंज किया अनुच्छेद 368 में, 368 में, इसमें क्लास 4 और क्लास 5 जोड़ दिए गए। क्लास 4 और क्लास 5 में लिखा गया क्या था? इसका लब्बेल हुआ क्या? इसमें लिखना चाहते थे? लिखा गया संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर
कोई सीमा नहीं होगी। यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का लिमिटेशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, इससे बाहर निकलने की कोशिश की गई और क्लियरली लिखा गया कि संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति पर किसी भी प्रकार की कोई सीमा अधिरोपित नहीं की जाएगी। अगली चीज लिखी गई, किसी भी संविधान संशोधन का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। यानी कि एक बार संसद ने जो है संशोधन कर दिया तो अब न्यायपालिका के पास ये अधिकार नहीं होगा कि इस संशोधन को कैंसिल कर दे, इसको हटा दे, वाइड कर दे। इसका मतलब क्या है? जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन थी उसका अपहरण करने की कोशिश की गई 42वें संशोधन द्वारा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट यहीं पे रुकेगा? नहीं रुकेगा। अगला केस आ गया। अगला केस कौन सा है? मिनर्वा मिल्स का केस है 1980 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए 368 के 4 और 5 ये दोनों क्लाज असंवैधानिक है। असंवैधानिक। क्यों? क्योंकि न्यायिक पुनर्विलोकन आधारिक लक्षण है। इसे छीना नहीं जा सकता। यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान संशोधन का नहीं होगा जो लिखा गया था 368 में 42वें संशोधन में। इसको सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। कहा कि चूंकि केशवानंद भारती केस में न्यायिक पुनर्विलोकन को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया था तो बेसिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन हमारी संसद नहीं कर सकती है। इसके अलावा क्या कहा, इसके ऊपर भी हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे यहां संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है। यानी कि हमारे यहाँ संसद जो है उस अर्थ में जो है, जैसे इंग्लैंड में संसद जो है सर्वशक्तिमान है, उस तरह से सर्वशक्तिमान संसद नहीं है। हमारे अंदर सर्वोच्चता किसकी है? संविधान की है। सभी आर्गन संविधान से ही जो है पाते हैं अपनी जो शक्तियां और पावर हैं। तो संविधान के अंतर्गत ही संसद भी है, तो संसद संविधान से ऊपर नहीं हो सकती है। और किसी हालत में, किसी परिस्थिति में संसद अपनी सीमित संशोधन की शक्ति का विस्तार नहीं कर सकती। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के पास संसद का संविधान का संशोधन करने की शक्ति है, नया संविधान बनाने की शक्ति नहीं है। संशोधन की सीमित शक्ति है, जरूरत के हिसाब से जो आवश्यक हो संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन इस शक्ति का यूज करके नया संविधान ही हम बना लें, ये अधिकार जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास, हमारे संसद के पास नहीं है। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड जो अगला केस है वो है वामन राव का केस। वामन राव
वामन राव का केस 1981 का है। इसके बारे में भी बेहतर समझ आपको होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट केस है। इसमें कहा गया, मुद्दा बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के केस आने लगे जो बहुत पहले से थे, पुराने समय के थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसने क्लियर किया 24 अप्रैल 1973, इस डेट को याद रखिए। ये कौन सी डेट है? जिस दिन केशवानंद भारती का डिसीजन आया था। 24 अप्रैल 1973 से पहले के संशोधन विधिमान्य रहेंगे, परंतु इसके बाद के सभी संशोधनों की न्यायिक समीक्षा हो सकेगी। क्लियर हो रहा है इतनी बात? यानी कि जो डेट थी जहां पर जो है बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन आती है केशवानंद भारती केस में, इसके पहले कोई संशोधन हो गया है तो वो बरकरार रहेगा, उसको उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन इस डेट के बाद अगर कोई संशोधन किया गया है, कोई परिवर्तन किया गया है, तो उन सारे संशोधनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, उनकी न्यायिक समीक्षा होगी। क्लियर है इतनी बात? और जो भी संशोधन है इसके बाद के समीक्षा होगी। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ यानी इनकी असंवैधानिकता की जांच न्यायालय कर सकेगा। क्लियर हो रही है इतनी बात? ये वामन राव का केस है 1981 का। इसके बाद आएगा R.A. कोहेलो का केस। आर, क्या नाम है, उच्चारण को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेगा। I.R. कोहेलो, I.R. कोएल्हो। ये केस है 2007 का। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये 9th शेड्यूल की बात करता है। 9th शेड्यूल, अनुसूची। 9th शेड्यूल जो है फर्स्ट अमेंडमेंट से आया था, फर्स्ट संविधान संशोधन से। यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था। और इसमें यह प्रावधान था कि जो भी एक्ट 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा, 9th शेड्यूल में जो एक्ट जाएगा, जो भी विधि 9th अनुसूची में शामिल होगी, जाएगी, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। ये प्रावधान फर्स्ट जो है संविधान संशोधन से किया गया। कोहले के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये नहीं माना जा सकता है। फिर वही 24 अप्रैल 1973 के बाद 9th अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकेगी। यानी कि 9th शेड्यूल का जो इंपॉर्टेंस था, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने R.A. कोहले को इसमें खत्म कर दिया। यानी कि हमारे यहाँ जो अभी सिस्टम है,
हमारे संविधान के तहत और सुप्रीम कोर्ट का जो मानना है इसके तहत ये चीज जो है क्लियर हो गई है कि किसी भी तरह से हमारे यहाँ जो संशोधन की शक्ति है संसद की वो अनियंत्रित शक्ति नहीं है, उसके ऊपर अपनी सीमाएं हैं और संविधान में कोई भी संशोधन किया जा सकता है लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसी के आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन से बाहर किया गया था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया गया और इसके अलावा 9th सूची में जो एक्ट शामिल किए गए थे इनकी भी समीक्षा का रास्ता आर ए कोहेलो केस में खुल गया। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। जितनी चीजें आपको बताई गई हैं उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए और प्रोसेस को कॉन्सेप्ट के साथ समझ के और याद करने की कोशिश करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब के लिए थैंक यू।